गुड मॉर्निंग बच्चों। मैं एचएस आप सभी को आपके प्यारा यूट्यूब चैनल ज्ञान विज्ञान में स्वागत करता हूं। बच्चों, आज मैं सेंटर ऑफ मास, मोमेंटम एवं कॉलिजन चैप्टर लेकर आया हूं। ये चैप्टर नीट जेईई मेन एडवांस के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है। आप लोग देखे होंगे कि ईच ईयर इस चैप्टर से एटलीस्ट वन क्वेश्चन तो होता ही है। साथ ही ये चैप्टर और सब चैप्टर को समझने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इस चैप्टर के बाद हम ये कॉन्सेप्ट डेवलप कर लेते हैं कि किसी एक्सटेंडेड बॉडी का मैकेनिक्स कैसे पढ़ेंगे, किसी एक्सटेंडेड बॉडी का मोशन हम कैसे स्टडी करेंगे। तो चलिए हम इस चैप्टर को समझने की शुरुआत करते हैं। देखो बेटा, यहाँ पर मैं दो एक्सपेरिमेंट लिखा हूं और इसके मदद से हम सेंटर ऑफ मास को समझने की कोशिश कर रहे हैं। हम जब किसी पार्टिकल को वर्टिकल से थोड़ा सा इंक्लाइन करके प्रोजेक्ट करते हैं, जैसे मान लीजिए कि इसमें जो जिस तरह से दिखाया गया है, इस हिसाब से इस तरह से किसी पार्टिकल को थीटा एंगल पर यू स्पीड दे करके प्रोजेक्ट किया गया। इसका पाथ कैसा होगा? ये प्रोजेक्टाइल मोशन की तरह मूव करेगा और इसका पाथ एक पैराबोलिक पाथ होगा, जैसा कि आप फिगर में देख रहे हैं। पार्टिकल इस पैराबोलिक पाथ को फॉलो करते हुए एंड फाइनली मान लो ये पॉइंट ए है और ये पॉइंट बी है, तो ए से पार्टिकल स्टार्ट करती है और बी पर लैंड करती है और ये उस पार्टिकल का रेंज होता है और ये मैक्सिमम हाइट होता है। अब आप किसी रेक्टेंगुलर लामिना को जब प्रोजेक्ट करेंगे या स्क्वायर लामिना को, प्लेट को प्रोजेक्ट करेंगे और आप ध्यान से देखेंगे तो क्या होगा? तुमने देखा होगा कि इसका सारा पॉइंट किसी पार्टिकुलर ट्रेजेक्टरी को फॉलो नहीं करता है। जैसे मान लो ये पॉइंट ए है या ये पॉइंट एक्स है और ये पॉइंट वाई है, उसी तरह से ये पॉइंट पी है और ये पॉइंट मान लो क्यू है। तो आप देखोगे कि ये एक्स वाई पी क्यू किसी स्पेशल ट्रेजेक्टरी को फॉलो नहीं करेगा। आप ये चीज को डिटरमाइन नहीं कर सकते हो ड्यूरिंग मोशन ऑफ दैट लामिना कि एक्स किसी पार्टिकुलर टाइम पर कहां है, एक्स का पोजीशन यहां है या फिर यहां है। आप इसे डिटरमाइन नहीं कर सकते हैं। जो किसी पार्टिकुलर ट्रेजेक्टरी को जो पॉइंट फॉलो कर रहा है वो इसका डायगोनल का इंटरसेक्शन पॉइंट होता है। ये रेक्टेंगुलर लामिना का जो डायगोनल होता है इसका इंटरसेक्शन पॉइंट। देखो इंटरसेक्शन पॉइंट हमेशा एक पैराबोलिक ट्रेजेक्टरी को फॉलो कर रहा है और ये फाइनली कहां पर, जैसे जिस तरह से वो पार्टिकल रेंज पर आकर लैंड कर रही है, उसी तरह से इस रेक्टेंगुलर लामिना का जो सेंटर होगा हमेशा पैराबोलिक ट्रेजेक्टरी को फॉलो करते हुए और फाइनली ये रेंज पर लैंड करेगा। अगर मान लो जितनी मास उस पार्टिकल का है, मान लो ये भी पार्टिकल एम मास की है ना, एम मास की है और ये लामिना भी अगर एम मास का है, सिमिलर वेलोसिटी दिया गया था, ये एंगल थीटा और यहां पर एंगल यू। तो आप देखोगे कि जहां पर पार्टिकल लैंड करेगी, जितने डिस्टेंस पर, मतलब जो ए से बी का डिस्टेंस होगा उस फिगर में वैसा ही डिस्टेंस यहां भी इनिशियल सेंटर या इनिशियल जो डायगोनल का इंटरसेक्शन पॉइंट है और फाइनली जहां पर वो इंटरसेक्शन पॉइंट लैंड करता है, दोनों दूरी बराबर होगी। इसके बाद आप देखोगे कि जितनी मैक्सिमम हाइट पर वो पार्टिकल रीच किया, उतना ही मैक्सिमम हाइट पर इस लामिना का सेंटर रीच करेगा। मतलब लामिना का जो सेंटर है, जो इस प्लेट का सेंटर है, ठीक वैसा ही मोशन कर रहा है जैसा कि एक पार्टिकल एम मास की कर रही है अंडर द फोर्स ऑफ ग्रेविटी mg एक्टिंग ऑन द पार्टिकल। तो इस दोनों एक्सपेरिमेंट से या इस एक्सपेरिमेंट से हम लोग क्या कंक्लूड किए?
हम लोग इस कंक्लूजन पर बेटा जरूर पहुंचे होंगे कि जिस तरह से पार्टिकल का मोशन होता है उसी तरह से किसी एक्सटेंडेड बॉडी के अंदर जो एक वेरी स्पेशल पॉइंट है, जो इसका फॉर एग्जांपल इस लामिना के लिए जो सेंटर है वो ठीक वैसा ही मोशन कर रहा है जैसा कि एक पार्टिकल का मोशन हो रहा है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? तो यहां से कॉन्सेप्ट मिलता है हम लोगों को कि जो प्लेट का लामिना, जो लामिना का सेंटर है या किसी भी एक्सटेंडेड बॉडी के अंदर का एक स्पेशल जो पॉइंट होता है वो ठीक वैसा ही चलता है जैसा कि पार्टिकल का मोशन किसी फोर्स के अंडर में डिस्क्राइब होता है। ओके, तो हम ये बोल सकते हैं कि सेंटर ऑफ मास किसी एक्सटेंडेड बॉडी के लिए एक ऐसा स्पेशल पॉइंट होता होगा जिसके मोशन को हम ठीक वैसे ही पढ़ सकते हैं किसी फोर्स, किसी एक्सटर्नल फोर्स के इन्फ्लुएंस में, जैसे हम एक पार्टिकल के मोशन को पढ़ते हैं। हम पूरे बॉडी के मोशन, पूरे बॉडी के अंदर जो पार्टिकल है उसकी ट्रेजेक्ट्री, उसकी वेलोसिटी, उसके पोजीशन को तो नहीं डिटरमाइन कर सकते हैं, बट जो उसका सेंटर है उसको हम डिटरमाइन कर सकते हैं। जैसे एंड ये जो वर्टेक्स एक्स देख रहे हैं ये किसी टाइम पर कहां जाएगा ये हमें पता नहीं है, ये यहां रहेगा या फिर यहां रहेगा ये हमें नहीं पता है, ये कहीं भी जा सकता है, किसी भी डायरेक्शन में रोटेट कर सकता है। वो उसकी पोजीशन का कैलकुलेशन वेरी डिफिकल्ट है, बट हम सेंटर ऑफ मास के पोजीशन को, इसका जो सेंटर ऑफ मास है, इसका जो डायगोनल का इंटरसेक्शन पॉइंट है, इसके पोजीशन को हम वेरी इजीली वैसे ही फाइंड आउट कर सकते हैं जैसे कि पार्टिकल का हम करते हैं। हम पूरे बॉडी को एक पार्टिकल मान लेंगे, एक पार्टिकल मान करके उस पर लगने वाले फोर्स से, फोर्स को पूरे मास से डिवाइड करके एक्सेलरेशन निकाल करके फिर हम इस बॉडी के पोजीशन को जस्ट वैसे ही स्टडी कर सकते हैं जैसे कि उस पार्टिकल का हम कर रहे हैं। ठीक है, अब हम एक्सपेरिमेंट 2 देखते हैं। ये एक्सपेरिमेंट और सेंटर ऑफ मास के कॉन्सेप्ट को क्लियर करेगा। जैसे मान लो यहाँ पर कोई पार्टिकल है, आप समझ रहे हो ना, पार्टिकल का कंसर्न फिजिक्स में वेरी स्मॉल डायमेंशन की मटेरियल से होता है। एक्चुअली न्यूटोनियन मैकेनिक्स में उस डायमेंशन को 10⁻⁻⁶ मीटर लिया जाता है। तो 10⁻⁻⁶ मीटर की डायमेंशंस की अगर कोई ऑब्जेक्ट है, कोई मटेरियल है, तो उसको एज ए पार्टिकल कंसीडर कर सकते हैं। मेनली आवर कंसर्न विद पार्टिकल इज सच दैट that material can be concentrated, can be assumed to be at a single point. पॉइंट का डायमेंशन तो नेग्लिजिबल होता है, उसी तरह से न्यूटोनियन मैकेनिक्स में जो पार्टिकल होता है उसकी भी डायमेंशन लगभग नेग्लिजिबल 10⁻⁻⁶ मीटर होता है। तो ठीक है, चलिए ये एक्सपेरिमेंट 2 से हम सेंटर ऑफ मास को समझने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए ये मान लीजिए कि पार्टिकल ए है, ओके, और ये पार्टिकल है, बहुत स्मॉल डायमेंशन की मटेरियल बॉडी है और ये 2 kg की है, इस पर 4 न्यूटन का फोर्स कोई एक्सपेरिमेंटर एक्ट करा रहा है t=0 पर। कुछ टाइम के बाद, जैसे मैंने यहाँ एग्जांपल के तौर पर t=5 सेकेंड लिया है, ठीक है, तो इस पार्टिकल का अब किसी भी टाइम पर पोजीशन या वेलोसिटी निकालना होगा। तो जो हम मैकेनिक्स पहले से पढ़ रखे हैं वैसे ही इसको प्रोसीड करेंगे। जैसे सबसे पहले तो इसका एक्सेलरेशन निकाल लेंगे, a फोर्स बाय मास करके, तो ये आया 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ओके, इसलिए हमें वेलोसिटी ये b पॉइंट पर पहुंचते पहुंचते आफ्टर t=5 सेकेंड, अगर हमें हमसे वेलोसिटी पूछा जाता है तो v u प्लस at के अकॉर्डिंग u तो 0 है, क्योंकि यहाँ पर पार्टिकल का एक्सेलरेशन मैंने, पार्टिकल का इनिशियल स्पीड मैंने 0 ले रखा है, तो u की वैल्यू हम लोग 0 पुट करेंगे और a का वैल्यू 2, टाइम का वैल्यू 5। फाइनली आफ्टर कैलकुलेशन 2 5 या 10 मीटर पर सेकंड आया। मतलब b पर पार्टिकल जब पहुंचेगी a से स्टार्ट होकर तो उस समय उसकी वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होगा। उसी तरह से जो डिस्टेंस ab होगा, पार्टिकल t=5 सेकेंड के बाद जब b पर पहुंचती है तो उसका डिस्टेंस कवर s ut + ½ at² से निकालेंगे।
और ये 1/2, ए का वैल्यू 2 एंड टाइम का वैल्यू 5 × 5, 2 से 2 कैंसिल हुआ और 25 मीटर हमारा आंसर हुआ। एक पार्टिकल की मैकेनिक्स हम ऐसे ही पढ़ेंगे, कोई फोर्स लगाया जाएगा तो उससे पहले एक्सेलरेशन निकाल लेंगे और फिर v, अगर एक्सेलरेशन कांस्टेंट है तो v = u + at से हम किसी भी टाइम पर v निकाल सकते हैं, या फिर s = ut + ½ at² से हम किसी भी टाइम पर उसका डिस्टेंस निकाल सकते हैं। समझ गए आप? चलो ठीक है, बहुत ठंडी है और इस ठंडी में मैं आपके लिए वीडियो बना रहा हूँ। अभी जस्ट मॉर्निंग के 4 o'clock हो रहे हैं। चलिए अब हम दूसरे एक एक्सटेंडेड बॉडी पर वही फोर्स, सेम मास की एक बॉडी को लिए 2 kg की और 4 न्यूटन का ही फोर्स अप्लाई कर रहे हैं। तो देखो बेटा, इसका डिफरेंट पॉइंट, जैसे ये एक्सटेंडेड बॉडी में बहुत सारे पॉइंट्स हैं, जैसे ये कॉर्नर है, ये कॉर्नर, ये कॉर्नर, ये कॉर्नर, मिड में भी बहुत सारे पॉइंट्स हैं। तो वो डिफरेंट पॉइंट की मैकेनिक्स को अंडरस्टैंड कर पाना, उसकी क्या वेलोसिटी है, उसका पोजीशन कहाँ रहेगा, ये काफी डिफिकल्ट है। ओके, अब देखो, अब लेकिन इसका जो स्पेशल पॉइंट है, जो डायगोनल का इंटरसेक्शन, जैसे ये रेक्टेंगुलर लामिना के लिए ये जो डायगोनल का इंटरसेक्शन होगा, ये आप देखोगे अगर ये फोर्स एक्स ही डायरेक्शन में कंटिन्यू रहा तो आप देखोगे कि सेंटर इसका हमेशा एक्स एक्सिस पर ही मूव करते हुए जाएगा। और सारे जो पॉइंट्स होंगे, जैसे मान लो यहां पर हम x लिखते हैं, यहां पर y लिखते हैं, इस दोनों कॉर्नर को भी कुछ नेमिंग कर सकते हैं आप। तो ये x किसी टाइम पर कहां जाएगा, कौन से ट्रेजेक्टरी को फॉलो करेगा, इसके बारे में हम कुछ नहीं बोल सकते हैं। ओके, लेकिन जो सेंटर है, जो सेंटर होगा, आप देख रहे हैं कि सेंटर आप देखोगे कि ठीक वैसे ही पाथ को फॉलो करेगा जैसे कि वो पार्टिकल कर रही है। ओके, अब उस वो भी 5 सेकंड पर, जैसे वो 25 मीटर का डिस्टेंस कवर की है, तो इस एक्सपेरिमेंट में भी आप देखोगे कि उसका जो सेंटर होगा ना, वो 25 मीटर का ही डिस्टेंस कवर करेगा। तो ACM = F external/m कर लेंगे। जो बाहर से फोर्स लगा उसमें हम पूरी बॉडी के मास से उसका, चूंकि इस लामिना का भी पोजीशन उस इंस्टेंट पर t = 5 पर वही है जो उस पार्टिकल का है, तो हम क्या कंक्लूड करेंगे कि उसकी एक्सेलरेशन उस पार्टिकल के बराबर ही होगा, यानी लगने वाले फोर्स को मास से डिवाइड करेंगे, 2 मीटर/सेकंड² आ जाएगा। उसी तरह सेंटर की जब वेलोसिटी निकालोगे तो आप देखोगे कि वो भी 10 मीटर/सेकंड है। इस लामिना का सेंटर की वेलोसिटी भी 10 मीटर/सेकंड ही होगा। तो ये दोनों एक्सपेरिमेंट से पोजीशन और वेलोसिटी मेजर करके हम ये कंक्लूड कर सकते हैं कि लामिना का जो सेंटर होगा उसका एक्सेलरेशन भी फोर्स बाय मास से ही कैलकुलेट होगा और 2 मीटर/सेकंड² ही होगा। तो इस दोनों फिगर के माध्यम से, इस दोनों फिगर के थ्रू, दोनों एक्सपेरिमेंट के थ्रू हम इस कंक्लूजन पर पहुंच गए होंगे कि सेंटर ऑफ मास किसी एक्सटेंडेड बॉडी के लिए क्या होता है। तो सेंटर ऑफ मास किसी भी एक्सटेंडेड बॉडी के लिए एक वेरी स्पेशल पॉइंट होता है, जिसकी मोशन को, जिसकी पोजीशन को, जिसकी वेलोसिटी को हम उसको एक सिंगल पार्टिकल एज्यूम करके और अंडरस्टैंड कर सकते हैं। तो इसके बाद हम लोगों को चाहिए कि हम इस कंक्लूजन तक पहुंच गए कि हमें सेंटर ऑफ मास को कैसे डिफाइन करना चाहिए। तो सेंटर ऑफ मास एक ऐसा पॉइंट होगा किसी एक्सटेंडेड बॉडी के लिए जिसके मोशन का स्टडी किसी फोर्स के इफेक्ट में हम जस्ट वैसा ही करेंगे जैसे कि हम किसी पार्टिकल के मोशन का स्टडी किसी एक्सटर्नल फोर्स F के इफेक्ट में करते हैं। तो इस डिफिनीशन को हम सेंटर ऑफ मास का गाइडिंग डिफिनीशन एज्यूम करेंगे कि सेंटर ऑफ मास इज अ वेरी स्पेशल पॉइंट फॉर एन एक्सटेंडेड बॉडी व्हिच मोशन कैन बी स्टडीड अंडर एक्सटर्नल फोर्स F similar to the motion of a particle under the same force F। तो चलिए अब इसको मैं मिटा रहा हूं, अगर आप इसे पॉज करके लिख सकते हैं तो बेटर होगा ये सेंटर ऑफ मास को समझने में। सेंटर ऑफ मास
ठीक वैसे ही ट्रेजेक्ट्री को इसमें फॉलो किया है जैसे कि वो पार्टिकल की है। सेंटर ऑफ मास ठीक इस एक्सपेरिमेंट में भी वही ट्रेजेक्ट्री फॉलो किया है जैसे कि वो पार्टिकल की है। तो सेंटर ऑफ मास एक वेरी स्पेशल पॉइंट है किसी भी एक्सटेंडेड बॉडी के लिए, किसी भी सिस्टम ऑफ पार्टिकल के लिए, जिसका मोशन हम ठीक वैसे ही स्टडी करते हैं किसी फोर्स के इफेक्ट में, जैसा कि एक पार्टिकल का करते हैं। सेम मास की पार्टिकल अगर सेम फोर्स के अंडर में मोशन कर रही है तो सेंटर ऑफ मास का भी मोशन ठीक वैसा ही होगा जैसा कि पार्टिकल का होता है। चलिए अब इसको मिटाते हैं और इसके बाद हम लोग सेंटर ऑफ मास का डिफिनीशन नोट कर लेते हैं। ये चैप्टर मैं 4 वीडियो में 4 लेक्चर में खत्म करूंगा, तो आप लोग पार्ट वाइज करके अगर सारे वीडियो को देख लेते हैं तो फिर मैं समझता हूं आपका कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर हो जाएगा सेंटर ऑफ मास के अबाउट, मोमेंटम के अबाउट एंड कोलिजन के अबाउट। तो हमें सेंटर ऑफ मास को बेटा डिफाइन करना चाहिए, तो आप लिख लीजिए सेंटर ऑफ मास और इसके डिफिनीशन को भी नोट कीजिए, इसके डिफिनीशन को भी नोट कीजिए। कैसे डिफाइन किया जाए बताइए। अब तो आप समझ गए होंगे कि सेंटर ऑफ मास किसी एक्सटेंडेड बॉडी के लिए एक ऐसा स्पेशल पॉइंट होगा। सेंटर ऑफ मास इज अ वेरी स्पेशल पॉइंट फॉर एन एक्सटेंडेड बॉडी whose motion is studied like a particle of same mass m under the same force F। तो बस इसी डिफिनीशन को मैं लिख रहा हूं। सेंटर ऑफ मास, इस ब्लैक पेन का यूज कर रहा हूं। सेंटर ऑफ मास, सेंटर ऑफ मास ऑफ एन extended body of an extended body or for a system of particle is a very special point whose motion is studied particularly translational motion whose motion is studied। कुछ ट्रांसलेशनल मोशन लिखना बेटर होगा, कुछ ट्रांसलेशनल मोशन, इसको अंडरलाइन कर लीजिएगा। ट्रांसलेशनल मोशन इज स्टडीड like a particle of mass m equal to mass of body under the external force F। मतलब किसी पार्टिकल पर, कोई पार्टिकल m मास की पार्टिकल F फोर्स के अंडर में जिस तरह का मोशन करती है वैसा ही मोशन उस एक्सटेंडेड बॉडी का सेंटर ऑफ मास भी करेगा। फॉर एग्जाम्पल जैसे मान लीजिए कि ये एक लामिना है और इस पर कोई फोर्स हम लगा रहे हैं, इस लामिना का जो सेंटर है ये O, ये लामिना का आप याद रखेंगे
कि सेंटर जो वेरी स्पेशल पॉइंट होता है वो डायगोनल का इंटरसेक्शन होता है। मान लो ये वो सेंटर है, तो हम एक्सेलरेशन जो लिखेंगे सेंटर का वो क्या लिखेंगे, फोर्स बाय पूरे लामिना का मास को हम वहीं पर कॉन्सेंट्रेटेड एज्यूम कर सकते हैं, तो फोर्स बाय मास हो जाएगा। अब हम किसी भी टाइम पर इसका एक्सेलरेशन जब हमें मिल गया और मान लो ये एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, तो हम VCM कैसे लिखेंगे, VCM इक्वल टू दैट इज, और दिस लामिना वी कैन राइट VCM इक्वल टू UCM प्लस जो ACM आपने कैलकुलेट कर लिया, तो ऐसे हम VCM लिख सकते हैं जैसा कि हम लोग एक्सपेरिमेंट 2 में किया था। और फिर S डिस्प्लेसमेंट सेंटर ऑफ मास का निकालना होगा, तो UCMT प्लस हाफ ACM इंटू T² से हम डिफरेंट पोजीशन पर इसके सेंटर ऑफ मास का पोजीशन निकाल सकते हैं। ये हमें कंक्लूजन मिला एक्सपेरिमेंट 1 और 2 से। लेकिन हम इसके डिफरेंट पॉइंट के पोजीशन को अभी भी डिटरमाइन करने में एबल नहीं है। तो जब भी हम किसी एक्सटेंडेड बॉडी के मैकेनिक्स को पढ़ने का शुरुआत करते हैं बेटा, तो सेंटर ऑफ मास सबसे हमारा इंटरेस्ट का पॉइंट बनता है। हम हमेशा ये देखते हैं कि सेंटर ऑफ मास कहाँ गया है ना, उसके डिफरेंट पोजीशंस को हम नहीं निकाल पाते हैं, लेकिन हम सेंटर ऑफ मास की पोजीशन को निकाल सकते हैं जैसा कि आप देख रहे हैं। तो आप डिफिनीशन को पॉज करके नोट कर लीजिए और फिर मैं इसे मिटाता हूं। अगर आप क्लास को कंटिन्यूअसली मेंटेन रखिएगा वीडियो के थ्रू, तो चैप्टर बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। और ज्यादा टाइम नहीं लूंगा, चैप्टर को 4 वीडियो में ही सेंटर ऑफ मास, मोमेंटम और कोलिजन को फिनिश कर दूंगा। ऐसे ऑफलाइन क्लासेस जब होते हैं तो आप जानते ही होंगे, अगर पढ़ने से पढ़े हैं तो ये चैप्टर 10 डेज का होता है, नियरली 10 पीरियड इसमें अलॉट होता है। लेकिन वीडियो में हम लोग 4 क्लास में इसको फिनिश कर लेंगे। तो चलिए मैं मिटाता हूं। ये सेंटर ऑफ मास का हमें डिफिनीशन मिल गया कि सेंटर ऑफ मास क्या है। तो सेंटर ऑफ मास इज डिफाइंड सच दैट वेक्टर F एक्सटर्नल बाय मास, ये F एक्सटर्नल को शो कर रहा है। अगर आप एक्सटर्नल यहाँ लिख लेंगे तो और बेटर होगा। फिर मैं समझा रहा हूं कि क्यों F एक्सटर्नल होता है, तो इसको मिटा लिया जाए। चलिए अब हम लोग सेंटर ऑफ मास को समझ लिए कि सेंटर ऑफ मास एक वेरी स्पेशल पॉइंट होता है। अब बताओ बेटा, जैसे मान लो तुम लोग कि ये कोई पार्टिकल है ना, और ये एक्सेलरेटेड नहीं है, इस पर फोर्स लगा है। जैसे मान लो इधर से एक फोर्स लगा है, ये F1, ओके, और इधर से फोर्स लगा है F2, और ये पार्टिकल एक्सेलरेटेड नहीं है, तो तुम क्या कंक्लूजन निकालते हो? बताओ आप लोग, आप क्या कंक्लूजन निकालते हो? आप यही कंक्लूजन निकालते हो ना, इस पर इन दोनों का वेक्टर सम 0 होगा, क्योंकि इसका एक्सेलरेशन 0 है। तो इफ एक्सेलरेशन इक्वल टू 0, आवर कंक्लूजन इज दैट F1 और F2 का जो वेक्टर सम होगा 0 होगा। मतलब यहाँ पर इस पार्टिकुलर केस में हम लिखेंगे कि F1 मैग्नीट्यूड वाइज F2 के बराबर है, और डायरेक्शन तो आप डिफरेंट देख ही रहे हैं। तो ये चीज हम कंक्लूड करते हैं। उसी तरह से अगर मान लो कोई भी बॉडी है और उसका सेंटर अगर नहीं मूव कर रहा है, सेंटर एक्सेलरेटेड नहीं है, पार्टिकुलरली ये बोलो कि सेंटर एक्सेलरेटेड नहीं है, तो बिना कुछ देर लगाए हम लोगों को कंक्लूड कर लेना चाहिए कि अगर बॉडी का और सारे पार्ट मूव भी कर रहा है और सेंटर अगर मूव नहीं कर रहा है, सेंटर अगर रेस्ट में है, सेंटर नॉन एक्सेलरेटेड है, तो हमें बिना कुछ देर लगाए ये कंक्लूड कर लेना चाहिए कि बॉडी पर लगने वाला नेट फोर्स, एक्सटर्नल फोर्स क्या होगा? 0 होगा। देखिए इस एक इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम को मैं सॉल्व कर रहा हूं। जैसे मान लो कि ये कोई
ये कोई इसको रेक्टेंगुलर लामिना ही बनाते हैं, है ना। जैसे मान लीजिए कि ये कोई रेक्टेंगुलर लामिना है ना, और यहां से ये हिंज किया हुआ है, ऐसे ये हिंज किया हुआ है, ओके। और इसी के अबाउट ये लामिना को एक्स वाई प्लेन में मूव किया जा रहा है, घुमाया जा रहा है। मतलब ये जस्ट ऐसे है, देखिए ये फोन है, ये लामिना है, और इसको ऐसे रोटेट कराया गया है इस वाले एक्सिस के अबाउट, इस वाले एक्सिस के अबाउट ऐसे रोटेट कराया जा रहा है, ऐसे रोटेट कराया जा रहा है सेंटर से एक्सिस को पास करके। तो सेंटर तो किसी भी टाइम पर उसका पोजीशन नहीं चेंज कर रहा है, सेंटर का पोजीशन किसी भी टाइम पर नहीं चेंज कर रहा है, वो तो हिंज है, ओके। तो अगर आपसे कुछ फोर्स बाहर से लग भी रहे हैं, जैसे आपसे ये पूछा जाए कि बॉडी पर नेट फोर्स, मान लो ये एंगुलर स्पीड ओमेगा से रोटेट कर रहा है, ओके, ये एंगुलर स्पीड ओमेगा से और एंगुलर एक्सेलरेशन अल्फा से भी रोटेट कर रहा है। तो आपसे पूछा जाए कि व्हाट इज द नेट फोर्स एक्टिंग ऑन द बॉडी, तो बिना देर लगाए नेट एक्सटर्नल फोर्स एक्टिंग ऑन द बॉडी, तो आपको आपका आंसर होगा कि सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन 0 है, सो नेट फोर्स एक्टिंग ऑन द बॉडी विल बी इक्वल टू 0। तो यहां भी आप कंक्लूड कर लेंगे कि यह सेंटर इज, यहां लिखेंगे कि ये मान लीजिए कि सेंटर ऑफ मास है O, तो इसमें हम लोग लिखेंगे कि हियर सेंटर इज नॉट एक्सेलरेटेड, सेंटर इज नॉट एक्सेलरेटेड, सो एफ नेट, या यूं कहें कि एफ एक्सटर्नल इस पर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। जैसे मान लीजिए कि ये कोई एक्सटेंडेड बॉडी है ना, और यहां पर ये हिंज किया हुआ है, आप इसको मैं क्रॉस से हिंज को दिखा रहा हूं, आप समझ लेंगे कि एक्सिस इस टाइप से है, ऐसे है। और मान लीजिए इस बॉडी पर कोई बाहर से एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई कराया जा रहा है। जैसे मान लीजिए कि किसी इंस्टेंट पर एक फोर्स F यहां पर अप्लाई किया गया जो 5 न्यूटन का है, ठीक ना। और ये जो बॉडी है ये ओमेगा से रोटेट कर रही है, ठीक है। तो ओमेगा से रोटेट कर रही है, मान लीजिए कि इसका एंगुलर एक्सेलरेशन भी अल्फा है, ये फोर्स लग रहा है, तो कुछ एंगुलर एक्सेलरेशन है, आप सर्कुलर मोशन में पढ़े होंगे। एंगुलर एक्सेलरेशन तब होता है जब, जैसे ये जब एक्सटेंडेड बॉडी है, तो जब ऐसे फोर्स लगाएंगे तो ये घूमेगा, इसका हर पार्टिकल एक सर्किल में घूमता है। तो किसी पार्टिकल का मान लो कि एक्चुअली इस पार्टिकल का एंगुलर स्पीड ओमेगा होगा और एंगुलर एक्सेलरेशन अल्फा ही होगा, ठीक ना। अभी आप हो सकता है कुछ लोग नहीं भी पढ़े होंगे, 11th के स्टूडेंट नहीं पढ़े होंगे, लेकिन टारगेट वाले ये सब समझ रहे होंगे कि बॉडी पर फोर्स लगाएंगे तो ये रोटेट करेगा। अब आपसे ये पूछता है कि इस इंस्टेंट पर, जिस इंस्टेंट को आप देख रहे हैं, इस इंस्टेंट पर व्हाट इज द हिंज फोर्स। तो व्हाट इज द हिंज फोर्स, ये जो हिंज है वो क्या फोर्स लगा रहा है। तो आप कंक्लूड कर रहे हैं कि सेंटर तो स्टेशनरी है, सेंटर में कोई एक्सेलरेशन नहीं है। हालांकि स्टेशनरी बोलने से बेटर ये होगा कि हम बोलें कि सेंटर में कोई एक्सेलरेशन नहीं है, तो इस पर नेट फोर्स तो इंटायर सिस्टम पर 0 लगेगा। अब इधर से 5 न्यूटन का फोर्स लगाया गया, तो और कहां से फोर्स लगने की प्रोबेबिलिटी है। तो आप देख रहे हैं हिंज जो ऐसे इस बॉडी के अंदर से पास कर रहा होगा, वो फोर्स लगा सकता है इस बॉडी पर। तो नेट फोर्स 0 करना है यहाँ, क्योंकि सेंटर एक्सेलरेटेड नहीं है। तो जिस तरह से पार्टिकल एक्सेलरेटेड नहीं होती है तो उस पर लगने वाला नेट फोर्स हम 0 कर लेते हैं, उसी तरह इस बॉडी का भी सेंटर एक्सेलरेटेड नहीं है, तो हम इस पर लगने वाला नेट फोर्स को क्या करेंगे, 0 करेंगे। इसका मतलब कि यहीं से कोई फोर्स लग रहा होगा, मतलब हिंज एक फोर्स लगा रहा होगा इधर की ओर, ये F2 लगा रहा होगा, अगर ये F1 है तो, और इस तरह से लगा रहा होगा कि F1 का वैल्यू F2 के इक्वल होगा। मतलब जो F हिंज होगा यहाँ पर हमें लिख लेना चाहिए बिना किसी कैलकुलेशन के, ये श्योर हो जाना चाहिए कि 5 न्यूटन का जस्ट इसके अपोजिट डायरेक्शन में
ये लगा रहा होगा। इसको और एक एग्जांपल से समझते हैं। जैसे मान लीजिए कि किसी इंस्टेंट पर एक दूसरा तरह का एग्जांपल जिसमें सेंटर को थोड़ा शिफ्ट करते हैं। जैसे मान लीजिए ये रेक्टेंगुलर लामिना ही है, इसकी थोड़ी विड्थ को कम हम लोग लेते हैं, ओके। और यहां से यहां पर ये हिंज किया हुआ है, इस एंड पर हिंज किया हुआ है, ओके। और यहां से एक फोर्स 5 न्यूटन का F1 हम लोग लगा रहे हैं। और जिस इंस्टेंट पर ये दिखाया गया है, जिस इंस्टेंट के लिए ये ड्रॉ किया गया है फिगर, उस इंस्टेंट पर मान लीजिए इसका एंगुलर स्पीड ओमेगा है, ठीक ना। तो ये जो सेंटर है, क्योंकि इसमें हर पॉइंट ऐसे सर्किल पर घूमेगा, तो सेंटर भी सर्किल पर घूम रहा है। और सेंटर का डिस्टेंस यहां से मान लीजिए कि r है, एक्चुअली l/2 होगा, r = l/2 मान लीजिए। इसका सेंटर जो जाएगा, इसका मिड पॉइंट जिसको हम सेंटर ऑफ मास बोलेंगे, वो l/2 पर होगा। तो ऑब्वियस है कि ये l/2 डिस्टेंस पर सेंटर है और ये v ओमेगा एंगुलर स्पीड से मूव कर रहा है, सर्किल में मूव कर रहा है। तो कोई भी पार्टिकल अगर सर्किल में किसी इंस्टेंट पर मूव कर रही है, इसका कुछ आप ये भी मान सकते हैं कि एंगुलर एक्सेलरेशन अल्फा है, क्योंकि फोर्स के अंडर में है तो एंगुलर एक्सेलरेशन भी होगा। तो इस पर इसका जो हम नेट एक्सेलरेशन लिखेंगे, ये अब ये जो सेंटर है वो एक्सेलरेटेड हो जाएगा, है ना। ये सर्किल पर घूम रही है, हम इसको देखिए यहां पर लिखते हैं। इसके सेंटर का फिगर हम लोग यहां पर बनाते हैं ऐसे। इसका सेंटर आप सर्कुलर मोशन में पढ़े होंगे, जब सर्किल में कोई पार्टिकल नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव करती है, मतलब ओमेगा भी हो और अल्फा भी हो, तो एसीएम इधर की ओर होगा, एसीएम नहीं बोलिए, ए जो सेंट्रीपिटल होगा वो ओमेगा स्क्वायर इंटू आर हो जाएगा, है ना। और एक टेंजेंशियल इस डायरेक्शन में भी एक्सेलरेशन होगा, जिसका वैल्यू अल्फा इंटू आर हो जाएगा। मतलब कि पार्टिकल पर दो डायरेक्शन में पार्टिकल एक्सेलरेटेड है, एक तो टेंजेंशियली ये सेंटर डायरेक्ट एक्सेलरेटेड है, और एक डायरेक्टेड है इधर सेंटर की ओर, ये नेट एक्सेलरेशन है। इसका मतलब कि जो फोर्स लगेगा, नेट फोर्स टेंजेंशियल डायरेक्शन में जो लगना चाहिए, वो m इंटू अल्फा इंटू आर, जहां m इस प्लैंक का मास है, और जो सेंटर की ओर फोर्स का कंपोनेंट होगा वो m इंटू ओमेगा स्क्वायर इंटू आर होगा। अब हम उसी चीज को इधर बता रहा हूं। अब देखिए, एफ टेंजेंशियल वाले ही डायरेक्शन में ये भी फोर्स लग रहा है, और यहां से भी एक टेंजेंशियल डायरेक्शन में ये हिंज भी फोर्स लगाएगा। तो हिंज का फोर्स और ये फोर्स मिल करके हमारा जो इक्वेशन यहां हमें लिखना चाहिए कि एफ हिंज जो हॉरिजॉन्टल, हम उस डायरेक्शन को हम लोग मानते हैं, तो एफ हिंज हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में जो होना चाहिए, एफ हिंज प्लस ये एफ हिंज प्लस एफ जो आप देख रहे हैं F1 जो 5 न्यूटन है, ये मिल करके होना चाहिए m इंटू अल्फा आर, एंड जो सेंट्रीपिटल डायरेक्शन में तो सिर्फ हिंज ही लगा रहा है, तो एफ हिंज रेडियल, इसको हम टेंजेंशियल बोलेंगे और इसको रेडियल। तो इस वाले डायरेक्शन में जो हिंज के द्वारा लगाया हुआ फोर्स होगा वो m ओमेगा स्क्वायर r हो जाएगा। तो यहां से हम लोग, चूंकि m अल्फा r मालूम है, F1 मालूम है, तो एफ हिंज हम टेंजेंशियल निकाल सकते हैं, और इस इक्वेशन से एफ हिंज हम रेडियल निकाल सकते हैं। तो इसलिए एफ नेट बाई हिंज हो जाएगा, जो आप पहले वाले में निकाले हैं, एफ हिंज टेंजेंशियल का स्क्वायर प्लस एफ हिंज रेडियल का स्क्वायर का
रूट कर लेंगे तो आपको हिंज के द्वारा लगने वाला नेट फोर्स मिल जाएगा। तो हम यहाँ भी सेंटर ऑफ मास के डेफिनेशन को ही यूज कर रहे हैं, है ना। ये एक बॉडी है, इस पर यहाँ से F1 इक्वल टू 5 न्यूटन लग रहा है। तो सबसे पहले हम सेंटर ऑफ मास, अगर हमसे ये पूछा गया या हमें ये लिखना है कि बॉडी पर लगने वाला नेट फोर्स क्या होगा, एक्स डायरेक्शन में नेट फोर्स क्या होगा, वाई डायरेक्शन में नेट फोर्स क्या होगा, या फिर टेंजेंशियल डायरेक्शन में नेट फोर्स क्या होगा, रेडियल डायरेक्शन में नेट फोर्स क्या होगा। तो सबसे पहले हम सेंटर ऑफ मास के पास जाएंगे और देखेंगे कि उसका एक्सेलरेशन क्या है। जैसे कि इस पार्टिकुलर प्रॉब्लम में हम लोग देख रहे हैं कि जो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन है वो ओमेगा स्क्वायर आर है। तो सेंट्रीपिटल डायरेक्शन में फोर्स लगा m ओमेगा स्क्वायर आर, और टेंजेंशियल में इसका एक्सेलरेशन अल्फा आर है, तो m अल्फा आर लगा। जैसे मान लो कोई पार्टिकल होती, उसका x डायरेक्शन में अगर एक्सेलरेशन ax है तो उसका x डायरेक्शन में लगने वाला फोर्स हम क्या लिखते हैं, max लिखते हैं। और y डायरेक्शन में अगर उसका एक्सेलरेशन ay है तो हम y डायरेक्शन में लगने वाला फोर्स may लिखते हैं, और फिर दोनों फोर्स का x और y वाले फोर्स का वेक्टर सम करते हैं तो हमें नेट फोर्स मिल जाता है। तो इस तरह से ये सारे एक्सपेरिमेंट और एग्जांपल से हम लोग इस कंक्लूजन तक पहुंच गए कि जो सेंटर ऑफ मास होगा किसी भी एक्सटेंडेड बॉडी के लिए, हम किसी एक्सटेंडेड बॉडी की मैकेनिक्स को पढ़ रहे होंगे तो वो एक वेरी स्पेशल पॉइंट होगा जिसमें हमारा इंटरेस्ट होगा कि हम उसकी पोजीशन को निकालें, उसकी वेलोसिटी को निकालें। तो हम वैसे प्रॉब्लम के लिए एंटायर बॉडी को एक पार्टिकल मान लेंगे अंडर द एक्सटर्नल फोर्सेस, और जैसे हम पार्टिकल की मैकेनिक्स पढ़ते थे वैसे ही सेंटर ऑफ मास की भी मैकेनिक्स को पढ़ेंगे, उसकी पोजीशन, उसकी वेलोसिटी को निकालेंगे। तो इस तरह से सेंटर ऑफ मास पर लगने वाले ये हिंज वाला फोर्स को भी हम लोग समझ गए सेंटर ऑफ मास के थ्रू। अब इसको मिटा देता हूं मैं। अब हम लोग एक एग्जांपल, एक क्वेश्चन कर लेते हैं सो दैट कि क्लियर हो जाए। जैसे मान लो कि ये एक प्लैंक है, पिछले वाला ही प्रॉब्लम मैं दे रहा हूं, ये कोई मान लो प्लैंक है, ओके। और इसका प्लैंक में आप ये लोग आप समझ लीजिए, आप ये चीज कि इसका जो सेंटर होता है ना वो डायगोनल का इंटरसेक्शन होता है सेंटर ऑफ मास। वहीं अगर हम इसको प्रोजेक्ट करेंगे तो डायगोनल का इंटरसेक्शन ही पैराबोलिक ट्रेजेक्टरी को फॉलो करेगा। अब इस पर एक फोर्स लग रहा है जो 10 न्यूटन का है, और इस बार इसका मास 5 kg लेते हैं। अब आपसे पूछा जाता है एक और फोर्स इस पर एक्ट कराइए, इधर से मान लो करा देते हैं, ये 6 न्यूटन की है। अब इसको चेंज कर लेते हैं, ये 2 kg रखिए। तो इसमें बोलता है कि व्हाट इज द पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास आफ्टर t इक्वल टू 2 सेकंड, व्हाट इज द वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास आफ्टर t इक्वल टू 2 सेकंड। हाँ, इसमें इनिशियल वेलोसिटी भी ले लेते हैं सो दैट कि u जो है सेंटर ऑफ मास का इनिशियल वेलोसिटी जो है वो मान लीजिए आप कि 4 मीटर पर सेकंड है। ये हमारा क्वेश्चन है और इसमें पूछा गया है कि VCM t इक्वल टू 5 सेकेंड पर क्या होगा। हमारा क्वेश्चन का पार्ट फर्स्ट है, और पार्ट सेकेंड है कि पोजीशन क्या होगा सेंटर ऑफ मास का t इक्वल टू 5 सेकेंड पर। चलिए, हम ये नहीं बता सकते हैं कि उस प्लैंक का डिफरेंट पार्टिकल कहाँ गया, बट हम ये बता सकते हैं कि सेंटर ऑफ मास कहाँ t इक्वल टू 5 पर सिचुएटेड है, और फिर उसकी क्या वेलोसिटी है सिमिलर लाइक ऑफ पार्टिकल। तो चलिए हम प्रोसीड करते हैं। जो हमारा एफ नेट है, एफ नेट क्या होगा बेटा, ये 10 आगे लग रहा है और 6 पीछे लग रहा है, तो 10 माइनस 6 और एफ नेट हो गया 10 माइनस 6, 10 माइनस 6 इक्वल टू आ गया 4 न्यूटन। ठीक है, अब उसके बाद इसकी एक्सेलरेशन कैसे निकलेगा, तो जो एफ नेट है ना इसको हम क्या करेंगे, मास से डिवाइड कर लेंगे। तो 4/2 करते हैं तो कितना आ गया, 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर आ गया।
ओके, अब VCM निकालना है तो हमारा फॉर्मूला बनेगा UCM प्लस ACM इंटू टी। हम इस फॉर्मूला को डायरेक्ट कैसे यूज कर रहे हैं, तो जो हमने एक्सपेरिमेंट किया कि भाई सेंटर ऑफ मास तो वैसे ही चलता है जैसे एक पार्टिकल चलती है किसी फोर्स के अंडर में, तो अगर एक पार्टिकल पर इस तरह का फोर्स लगाया जाता है तो हम F नेट निकालते हैं, फिर मास से डिवाइड करके एक्सेलरेशन निकालते हैं, फिर V इक्वल टू U प्लस AT लगाते हैं। तो सिमिलर चीज यहाँ भी अप्लाई हम लोग कर रहे हैं। अब UCM कितना है 4 मीटर, तो यहाँ 4 रख देंगे और ये 2 है एंड वी आर आस्क्ड फॉर वेलोसिटी आफ्टर t इक्वल टू 5 सेकंड, so we should put t equal to 5 and after calculation we are going to get 4 plus 10 equal to 14 meter per second. So after t equal to 5 second, velocity of center of mass will be 14 meter per second. I am regularly repeating that this is not velocity of entire particle inside the body. This is only velocity of very special point of the body called center of mass. Okay, तो ये 14 मीटर पर सेकंड आ गया सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी। अब हम सॉल्व करते हैं प्रॉब्लम का पार्ट 2। तो पार्ट 2 हो गया एस, हमें एस निकालना है, सेंटर ऑफ मास की पोजीशन बतानी है, t इक्वल टू 5 सेकंड पर इक्वल टू व्हाट। तो देखिए s इक्वल टू, अगेन यहाँ पर चूंकि कांस्टेंट एक्सेलरेशन है तो s इक्वल टू ut प्लस हाफ t स्क्वायर लगाते हैं, तो यहाँ भी हाफ acm इंटू टी स्क्वायर लगा देंगे, तो s हो जाएगा सेंटर ऑफ मास का पोजीशन, ये आपको 4 दिया हुआ है, 4 t की वैल्यू 5 रखेंगे प्लस हाफ ये 2 इंटू 5 इंटू 5, 2 से 2 कैंसिल आउट हुआ, तो एसीएम की वैल्यू 5 4 जा 20 प्लस 25, 5 या 5 इक्वल टू 25 एंड 25 इंटू 2 50, तो वी गेट 70 मीटर। मतलब एक्स डायरेक्शन में, देखिए ये दोनों फोर्स अगर एक्स में ही कंटिन्यू रहा, एक्चुअली बॉडी रोटेट करेगी फिर भी सेंटर ऑफ मास कंटिन्यूअसली एक्स डायरेक्शन में मूव करते हुए जाएगा। अगर ये फोर्सेस थ्रू आउट द मोशन एक्स डायरेक्शन जिस तरह से इंडिकेटेड है वैसे ही लगते रहा, तो हालांकि बॉडी मूव करेगी तो इट इज वेरी डिफिकल्ट टू कंटिन्यू द फोर्स इन एक्स डायरेक्शन, बट हमारे एजम्पशंस में ये फोर्सेस ऐसे एक्ट कर रहे हैं, तो 70 मीटर के डिस्टेंस पर ही जाएगा t इक्वल टू 5 सेकंड के बाद। तो आप समझ गए होंगे कि हम कैसे सेंटर ऑफ मास को किसी टाइम पर निकालेंगे, जस्ट उसको एक पार्टिकल मान करके उस पर लगने वाले फोर्सेस को जैसे पार्टिकल मैकेनिक्स में करते थे वैसे ही यहाँ भी हम करेंगे। ठीक है, अगर किसी तरह से भी सेंटर में एक्सेलरेशन नहीं है तो बिना देर लगाए हम लोगों को कंक्लूड कर लेना चाहिए कि इंटायर बॉडी पर लगने वाला फोर्स 0 है। हालांकि इसमें थोड़ी कंफ्यूजन होता है कि बॉडी तो मूव कर रही है, बॉडी के मूव करने से नहीं होगा, बॉडी के एक्सेलरेट होने से नहीं होगा, बॉडी के डिफरेंट पॉइंट पे एक्सेलरेट होने से नहीं होगा। हमें ये देखना है कि सेंटर की क्या स्थिति है, सेंटर ऑफ मास जो है उसका एक्सेलरेटेड है अथवा नहीं है। अब बेटा हम लोग सेंटर ऑफ मास की एक प्रॉपर्टी तो पढ़ लिए कि सेंटर ऑफ मास के मोशन का स्टडी हम ठीक वैसे ही करेंगे जैसे कि हम एक पार्टिकल के मोशन का स्टडी करते हैं, लेकिन हम डिफरेंट ऑब्जेक्ट की सेंटर ऑफ मास को निकालेंगे कैसे उसे जानेंगे कि कहाँ उसका सेंटर ऑफ मास है। तो अगर आप स्कूल कॉलेज में जाते होंगे तो वहां पर तो एक्सपेरिमेंट के लिए बहुत सारे डिवाइसेस होते हैं, आपको ये मुझे लग रहा है कि पिछले क्लास में ही कहीं कराया गया होगा कि कैसे हम किसी एक्सटेंडेड बॉडी का सेंटर ऑफ मास डिटरमाइन करते हैं। देखो एक सेंटर ऑफ मास की एक और प्रॉपर्टी को मैं मेंशन कर रहा हूं, जैसे मान लो ये कोई एक्सटेंडेड बॉडी है, ओके, ये कोई एक्सटेंडेड बॉडी है, फिर रेक्टेंगुलर लाइन ही मैंने ले लिया और ये इसका सेंटर है। तो जब आप यहां से फोर्स लगाओगे ना तो बॉडी में रोटेटिंग टेंडेंसी आ जाएगा, रोटेट करते हुए आगे बढ़ेगी, सारा सेंटर आगे बढ़ेगा। ये हिंज नहीं किया हुआ है, जस्ट मैं इसको दिखाया हूं कि यहाँ पर सेंटर है,
तो ये रोटेट करते हुए ब्लॉक आगे बढ़ेगी, ठीक है। लेकिन अगर आप किसी भी तरह से फोर्स अगर यहां से क्रॉस करा दिए तो आप देखेंगे कि इंटायर बॉडी विदाउट एनी रोटेशन ऐसे आगे बढ़ेगी। ये पोजीशन होगा, हमेशा एक पार्टिकल की तरह आगे बढ़ने लगेगी, इसमें कोई रोटेशनल टेंडेंसी नहीं आएगी। ओके, तो अगर हम बॉडी पर ऐसे फोर्स लगाएं कि फोर्स सेंटर ऑफ मास को क्रॉस करते हुए जा रहा है, सेंटर ऑफ मास को कट कर रहा है, तो सेंटर ऑफ मास की एक ये प्रॉपर्टी है कि बॉडी रोटेट नहीं करेगी, बॉडी उसी डायरेक्शन में कंटिन्यूअसली जो फोर्स जिधर लग रहा है उसी डायरेक्शन में आगे की ओर बढ़ती हुई चली जाएगी। तो हम सेंटर ऑफ मास को ऐसे भी डिटरमाइन कर सकते हैं। अगर मान लो हमारा इंटरेस्ट है कि हम ये जाने कि सेंटर ऑफ मास किधर है, तो जैसे मान लो यही एक प्लेट है, इसको आप लो, जैसे मान लो ये फोन है, ये फोन है, तो गिर जाएगा ये। चलो इसको आप ऐसे रख करके, आप टेबल या कहीं रख करके, जैसे ये मान लो मैंने रखा, तो इसको अगर हम यहाँ देखो यहाँ फोर्स लगाते हैं तो इसमें रोटेटिंग टेंडेंसी आ गया, आगे भी मूव करेगा, हालांकि यहाँ स्पेस नहीं है, नहीं तो मैं मूव करा कर दिखाता, इस पर ये गिर जाएगा फोन है ना, तो ऐसे ही देखो आगे से रोटेटिंग टेंडेंसी। लेकिन वहीं अगर मैं सेंटर के यहाँ से मैं फोर्स लगाऊं तो देखो ये सिर्फ चलने की टेंडेंसी रखेगा, आगे की ओर बढ़ेगा। तो इसका मतलब क्या होगा कि हम इस लामिना पर भी हम ऐसे जगह पर फोर्स लगाएंगे, ऐसे एक्सपेरिमेंट करते रहे कि कहाँ लगाने से सीधे मूव कर रहा है। तो मान लो ऐसे लगाने पर, इस वाले लाइन के लॉन्ग लगाने पर सीधे मूव किया, तो इसको आप क्या करो, यहाँ पर एक धागा में कोई कलर लगा करके इस बॉडी पर इसी डायरेक्शन में ऐसे लाइन ड्रॉ कर दो, फिर आप ट्राई करो, फिर दूसरे जगह फोर्स लगाओ और फिर देखो कि कब सीधे फोर्स के डायरेक्शन में ही मोशन हो रहा है। जैसे मान लो मैंने यहाँ फोर्स लगाया और फिर देखा कि इस लाइन के अलोंग ही मोशन हो रहा है, रोटेशनल टेंडेंसी नहीं है, ऐसे फिर एक उसी धागा में कुछ दूसरा या सेम कलर लेकर के फिर ऐसे एक बॉडी पर लाइन ड्रॉ करो, ये दोनों जहां पर कट कर रहा है वही हो जाएगा सेंटर ऑफ मास। तो हम लोग लैब में ऐसे भी सेंटर ऑफ मास को डिटरमाइन कर सकते हैं, किसी बॉडी का सेंटर ऑफ मास एक्चुअली कहाँ लाइज करेगा हम ऐसे भी डिटरमाइन कर सकते हैं। या किसी भी बॉडी के लिए, जैसे मान लो ये ट्रायंगुलर लामिना है, ऐसा ट्रायंगुलर प्लेट है, तो इसमें भी वही काम करेंगे, देखेंगे कि कहाँ फोर्स लगाने पर। जैसे मान लो किसी ने ऐसे फोर्स लगाया और देखा कि अब ये स्ट्रेट लाइन में जिधर फोर्स लगा रहा है उधर ही मूव कर रही है, तो क्लियर हो गया कि सेंटर ऑफ मास इसी लाइन पर कहीं ना कहीं होगा। फिर फोर्स की डायरेक्शन को बदलो, फोर्स की पोजीशन को बदलो और फिर देखते रहो एक्सपेरिमेंट करके कि कब ये स्ट्रेट लाइन में मूव करेगी। फिर एक ऐसे लाइन ड्रॉ कर दो, ये यहाँ इसका सेंटर ऑफ मास हो जाएगा। तो इस तरह से लैब में हम फोर्स अप्लाई कर करके जिस फोर्स के लिए, जिस पोजीशन पर फोर्स एक्ट कराने पर पार्टिकल विदाउट रोटेशन सिर्फ ट्रांसलेशनल मोशन इंटायर बॉडी कर रही है, उस लाइन को ऐसे कलर से ड्रॉ कर लेंगे। जैसे आप इधर फोर्स लगाए और स्ट्रेट लाइन में चल रही विदाउट एनी रोटेशन, तो हम इस वाले लाइन को जहां पर फोर्स लगाए हैं उस वाले लाइन से एक किसी थ्रेड में कलर लगा करके यहाँ पर एक लाइनिंग कर देंगे, स्केच से लाइनिंग कर देंगे। फिर उसी तरह से दूसरे पोजीशन से स्टार्ट करेंगे और ऐसे सीधे स्ट्रेट लाइनिंग करेंगे और जहां पर ये कट करेगा वही सेंटर ऑफ मास हो जाएगा। तो इस तरह से हम लोग लैब में सेंटर ऑफ मास डिटरमाइन कर सकते हैं। दूसरा और भी एग्जांपल है, जैसे आप जब किसी बॉडी को ऐसे हैंग करोगे, जैसे मान लो कोई भी चीज है, जैसे मान लो ये इस तरह की कोई एक्सटेंडेड बॉडी है और यहां से हमने इसको लटका दिया, तो लटकाओगे ना तो ये हमेशा इस पॉइंट से जो सेंटर ऑफ मास होगा वो जस्ट यहाँ ऐसे नीचे इसी लाइन पर नीचे कहीं ना कहीं होगा। मतलब हैंगिंग पॉइंट से जस्ट नीचे क्या होता है, सेंटर ऑफ मास का कहीं ना कहीं पोजीशन होता है, इसी लाइन में कहीं ना कहीं होगा। तो आप यहाँ पर एक होल बना करके लटकाओ, फिर एक यहाँ पर होल बना करके लटकाओ और यहाँ से सीधे एक वहीं स्केच से एक स्केल रखो और स्केच से ये लाइन को आगे की ओर बढ़ा दो। फिर यहाँ पर भी यहाँ होल है, फिर उसी हिंज में उसी नेल में इसको लटका दो और फिर एक ऐसे लाइन ड्रॉ कर दो। तो ये जहां दोनों इंटरसेक्ट करेगा, अब इस बार हमने फोर्स नहीं लगाया, इसको किसी
हिंज पॉइंट से हैंग किया, तो ये जहां पर ये इंटरसेक्शन हो रहा है ना बेटा, यही हो जाएगा उस बॉडी का सेंटर ऑफ मास। तो इस तरह से लैब में हम डिफरेंट डिफरेंट ज्योमेट्रिकल शेप्ड ऑब्जेक्ट का या बॉडी का सेंटर ऑफ मास निकालते हैं। अब हम कुछ बॉडी का सेंटर ऑफ मास कहाँ लाइज करेगा, जैसे मान लो ऐसे ही एक्सपेरिमेंट कर करके हमने कुछ सेंटर ऑफ मास, कुछ ज्योमेट्रिकल ऑब्जेक्ट का सेंटर ऑफ मास हमें याद रखना चाहिए। ऐसे बहुत सारा चीज तो ऐसे भी विजुअलाइज हो जाता है, ऐसे भी अंडरस्टैंड हम कर लेते हैं। जैसे आपसे ये पूछा जाए कि एक स्ट्रेट रॉड का सेंटर ऑफ मास कहाँ होगा, तो स्ट्रेट रॉड है, होमोजेनियस स्ट्रेट रॉड है, होमोजेनियस स्ट्रेट रॉड है, और आपसे ये पूछा गया है कि इसका सेंटर ऑफ मास कहाँ होगा। तो मुझे लग रहा है कि आप सबको समझ में ये बात आ रही होगी कि इसकी सेंटर ऑफ मास, इसका स्पेशल पॉइंट कहाँ होगा। ऑब्वियसली इसका आंसर आप क्या देंगे, सेंटर देंगे। सेंटर मतलब इसका बाइसेक्टर जो होगा, बाइसेक्टर से ही सेंटर ऑफ मास पास करेगा, इसका मिड पॉइंट हो जाएगा। अगर यहाँ फोर्स लगाते हैं तो सीधे ये स्ट्रेट मूव करेगा, इसके बजाय कहीं भी आप फोर्स लगाते हो तो ये स्ट्रेट मूव नहीं करेगा, इसमें रोटेशनल टेंडेंसी आ जाएगा, है ना। तो किसी रॉड के लिए आप लोग लिखते जाएंगे कि ये रॉड के लिए जो सेंटर ऑफ मास होगा उसका मिड पॉइंट होगा। तो चलिए हम लोग एक कॉलम बनाते हैं, एक टेबल बनाते हैं, इसमें ऑब्जेक्ट लिखते हैं। इस कॉलम में आप ऑब्जेक्ट लिखेंगे और इसमें उसके सेंटर ऑफ मास का, सेंटर ऑफ मास कहाँ लाइज करेगा ये हम लोग लिखेंगे, है ना। तो जैसे बॉडी वन में होमोजीनियस रॉड, आप लोग हेडिंग डालेंगे सेंटर ऑफ मास ऑफ सम स्पेशल ज्योमेट्री। यहां लिख लेता हूं मैं सेंटर ऑफ मास ऑफ सम स्पेशल ज्योमेट्री, सम स्पेशल ज्योमेट्री। ओके, तो ये होमोजेनियस रॉड, तो इसको एक फिगर भी मैं दिखा देता हूं, फिगर भी हम लोग बनाते चलेंगे, है ना। इसमें उसका लोकेशन दिखा दे रहा हूं कहाँ होगा, और इसमें उसके पोजीशन को लिखा जाएगा कि कहाँ एक्चुअली लाइज करेगा। तो इसका हो जाएगा मिड पॉइंट ऑफ रॉड, मिड पॉइंट ऑफ रॉड एक्चुअली ये देखिए, ये है ना। अगर इसका लेंथ L है तो इस एंड से जो ये पोजीशन होगा ये L/2। जब ये होमोजीनियस हो, तो अगर नॉन होमोजीनियस होगा तो फिर ये नहीं होगा। सेकंड, ये डिस्क, होमोजीनियस डिस्क, ऑब्वियसली सेंटर ऑफ डिस्क होता है, सेंटर ऑफ डिस्क मीन अगर ये मान लो आप डिस्क है तो ये डिस्क है, ये रिंग नहीं। फिर थर्ड में ये रिंग, जो इजी वाला है पहले लिख लेते हैं, रिंग सारा कुछ होमोजीनियस होना चाहिए। ये होमोजीनियस आप समझ रहे होंगे ना, हर जगह यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड, मास का डिस्ट्रीब्यूशन यूनिफॉर्म हो। तो इसका भी हो जाएगा सेंटर ऑफ रिंग, रिंग का सेंटर। फिगर एक सेम दिख रहा है बट ये रिंग को रिप्रेजेंट कर रहा है और वो डिस्क को रिप्रेजेंट कर रहा है। उसके बाद 4 नंबर में स्फेरिकल सेल, सेल मतलब हॉलो स्फीयर, स्फेरिकल सेल, और ये भी होमोजीनियस होना चाहिए। आप टेबल बना करके अच्छे से लिखिए। तो इसका भी सेंटर ऑफ सेल, सेंटर ऑफ सेल, ये भी फिगर तो ऐसे ही दिख रहा है, सेंटर ऑफ सेल
ये 5 नंबर में स्फेरिकल, स्फेयर, एक्चुअली स्फेयर, स्फेयर भी कैसा, तो होमोजेनियस। ओके, तो इस यहाँ भी हो जाएगा सेंटर ऑफ स्फेयर, आप लोग ऐसे लिखते जाइए, सेंटर ऑफ स्फेयर, फिर ऐसा ही दिखेगा। इस तरह से कुछ जो ज्योमेट्री है उसका हम लोग जान लेंगे। उसके बाद मैं यहाँ पे डालता हूँ, आप लोग 6 नंबर में लिखिए। 6 नंबर में रिंग, जैसे ये रिंग, सेमी सर्कुलर रिंग, तो आप याद रखेंगे, फिर इसका हम लोग डेरिवेशन भी करेंगे। इस सेमी सर्कुलर रिंग का, जैसे मान लो ये ओरिजिन है, यहाँ पर हमने ओरिजिन लिया, इस वाले लाइन पर लाइज करता है, ये 2r/π डिस्टेंस ऊपर रहता है। इसका कोऑर्डिनेट कैसे देंगे, एक्स कोऑर्डिनेट 0 हो गया और वाई 2r/π, तो हम सेंटर ऑफ रिंग से 2r/π पर इसका पोजीशन होगा रिंग का। तो यहां पर पहले मैं लिख लेता हूं सेमी सर्कुलर रिंग। तो सेमी सर्कुलर रिंग का हम लोग क्या लिखेंगे, ऐसे यही इसी फिगर में यहीं पर मैं दिखा देता हूं, यहां से सेंटर से ये जो हाइट होती है वो 2r/π होती है, ये ओ इसका, ओ ये है और सी इसका सेंटर ऑफ मास है। तो इसका पोजीशन हम लोग इसी फिगर में लिख ले रहे हैं कि 0 होगा, क्योंकि इसको एक्स एक्सिस मान रखा है मैंने, और इसको वाई एक्सिस, तो 0 हो जाएगा और 2r/π हो जाएगा। यहाँ पर उसका सेंटर ऑफ मास लाइज करेगा। तो आपसे कोई पूछता है कि सेमी सर्कुलर रिंग का सेंटर ऑफ मास कहाँ लाइज करेगा, तो उसके सेंटर से 2r/π डिस्टेंस एबव लाइज करेगा। उसी तरह से डिस्क होगा, ये सेमी सर्कुलर डिस्क, ये सब हमें डेराइव करना है, हम लोग करेंगे भी डेराइव, बट अभी के लिए आप लोग को समझ लेना चाहिए कि कहाँ होता है। ये डिस्क है, इसका भी सेंटर से जाने वाली लाइन पर ही ऊपर, बट ये 4r/3π डिस्टेंस अपवर्ड। इसका कोऑर्डिनेट हम लोग क्या देंगे, अगर ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है, इसका कोऑर्डिनेट हम लोग दे देंगे 4r/3π। ओके, अब इसी तरह से सेल, हेमी स्फेरिकल सेल, हेमी स्फेरिकल बाउल, हेमी स्फेरिकल बाउल जैसे इस तरह का है, तो बेटा यहां से ये जो दूरी होती है हेमी स्फेरिकल है और ये हॉलो है, ये भी समझ लो ये हॉलो है, तो ये जो डिस्टेंस हो जाएगा हॉलो के लिए r/2 हो जाएगा। ओके, r/2 हो जाएगा। और 9 नंबर में हेमी स्फेरिकल बाउल, बट ये सॉलिड वाले का, सॉलिड है, या बस हेमी स्फेयर ही लिख लो आप, हेमी स्फेयर का। तो हेमी स्फेयर का यहाँ तो r/2 हुआ, बट हेमी स्फेयर का जब हम लोग लिखेंगे तो ये 3r/8 डिस्टेंस एबव होता है। तो इसका कोऑर्डिनेट 0 एंड, अगर हम इसको y एक्सिस माने और इसको x एक्सिस, इसको x, इसका कोऑर्डिनेट लिखेंगे 0 एंड r/2 सेंटर का, और यहाँ पर लिखेंगे x तो 0 हुआ, x में हमने कुछ भी नहीं किया है, ओरिजिन है तो, और ये 3r/8 हो जाएगा। इसी तरह से हम लोग कोन का, कोन, चलिए अब यहाँ पर 10 नंबर में लिख लीजिए कोन, कोन, तो कोन में हॉलो कोन और सॉलिड कोन। तो पहले हम लोग सॉलिड का लिखते हैं, तो ये मान लो ऐसे कोन हो गया, ठीक ना। कोन का यहां से h/4 डिस्टेंस एबव होता है, h/4 डिस्टेंस पर होता है, दूरी जो होगी h/4, इसके सेंटर से ये गया लाइन और h/4 डिस्टेंस एबव होता है। अगर उस साइड से पूछेगा तो टोटल हाइट से h/4 को माइनस कर लेंगे। ये सॉलिड कोन था, तो सॉरी ये ये सॉलिड कोन था। अब कोन अगर हॉलो हो जाए, ये हॉलो कोन हो जाए,
तो इसका थोड़ी यहां से हाइट बढ़ जाती है, ये h/3 हाइट एबव होता है, h/3 हाइट। ये सेंटर का पोजीशन है और ये इसके माउथ का सेंटर है, माउथ का सेंटर, ये सेंटर C है। इसके बाद जो ट्रायंगुलर या रेक्टेंगुलर लामिना, रेक्टेंगुलर लामिना, तो इंटरसेक्शन ऑफ डायगोनल, इंटरसेक्शन ऑफ, आपको याद रखना चाहिए ये सब, कभी किसी एग्जाम में पूछ सकता है। ये 13 ट्रायंगुलर लामिना, ट्रायंगुलर लामिना, तो ट्रायंगुलर लामिना का इंटरसेक्शन ऑफ मीडियंस, इंटरसेक्शन ऑफ मीडियंस, इंटरसेक्शन ऑफ मीडियंस। तो इस तरह से हम लोग डिफरेंट ज्योमेट्रिकल ऑब्जेक्ट का, जो डिफिनिट ज्योमेट्रिकल ऑब्जेक्ट का सेंटर ऑफ मास देख लिए। आप सब ये सब याद कर लीजिए कि कोन के लिए h/4 होता है, और सॉलिड कोन के लिए यहां से, और हॉलो कोन के लिए h/3 होता है। रेक्टेंगुलर लामिना का इंटरसेक्शन ऑफ डायगोनल होता है, ट्रायंगुलर लामिना का इंटरसेक्शन ऑफ मीडियंस होता है। मीडियन मतलब जो ईच साइड के मिड्स है, आपको जैसे इसको मैं दिखा दे रहा हूं, देखिए ये मीडियन क्या होता है, इसका मिड पॉइंट यहाँ है, इसका मिड यहाँ है, इसका मिड, इसके मिड को इसके सामने वाले वर्टेक्स से मिला दो, इसके मिड को इसके सामने वाले, और इसके मिड को यहाँ से मिला दो। यही जो होता है ना, ये सेंटर ऑफ मास हो जाता है होमोजेनियस ट्रायंगुलर लामिना का। और ये आप देखोगे ये 2:1 में पूरी लाइन को डिवाइड करता है, मतलब ये अगर 3 मीटर है तो यहाँ से 1 मीटर की हाइट पर होगा क्या, और ऊपर से ये 2 मीटर की हाइट पर यहाँ पर ये लाइज करता है। तो अब हम लोग इसको भी मिटाते हैं, और अब आगे हमारा कैलकुलेशन होगा कि हम सेंटर ऑफ मास की कैलकुलेशन कैसे करेंगे फॉर पार्टिकल एंड फॉर एक्सटेंडेड बॉडीज। इसको बेटा हम लोग अगले क्लास में पढ़ते हैं, पार्ट 2 में मैं इसके लिए वीडियो लेकर आऊंगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो, एंड इफ यू लाइक द वीडियो काइंडली यू शेयर इट, सब्सक्राइब इट। अभी चैनल नया है, आप लोगों का सहयोग ही, आप लोगों का हेल्प ही इस चैनल को प्रमोट करेगा। थैंक यू अगेन।